हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले दोस्तों बायोलॉजी का क्लास नोट्स दोस्तों जीव विज्ञान का, जो कि दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के लिए जो आगामी परीक्षा आने वाले दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। जहाँ जहाँ आपका साइंस पूछा जाता है दोस्तों, साइंस में भी दोस्तों बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, अभी तक में हम ये क्लास नोट्स का दोस्तों बहुत सारे टॉपिक खत्म कर चुके हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक हम लोग का खत्म हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है, ये थर्ड भी कोशिका विभाजन भी कर चुके हैं दोस्तों। और देखिए पादप एवं जंतु तक फ्रेंड्स, ये भी हम लोग का खत्म हो चुका है। वायरस भी खत्म हो चुका है, पादप जगत भी खत्म हो चुका है फ्रेंड्स, और जंतु जगत भी खत्म हो चुका है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए 8 नंबर जो टॉपिक है ये सजीवों की प्रमुख संरचनाएं, पादप पोषण, पाचन एवं पोषण, ये भी खत्म हो चुका है दोस्तों। और श्वसन दोस्तों हम लोग का टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स। श्वसन में कुछ बचा हुआ है, वो करके दोस्तों आज हम इसको ख़त्म कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए टोटल इसमें दोस्तों अभी 10 नंबर हम लोग क्या बोलते हैं 11 नंबर टॉपिक पे हैं दोस्तों। और टोटल इसमें है टोटल दोस्तों देखिए 24 टॉपिक्स है। तो 10 पे है दोस्तों, अब 7-8 दिन लगेगा इसको ख़त्म करने में दोस्तों, मगर पूरा 10 दिन के अंदर हम इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, श्वसन का कुछ बचा हुआ जो था पार्ट्स वो हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले केंचुए में जो परिसंचरण होता है दोस्तों, केंचुए में परिसंचरण वो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, इसके बारे में देखिए हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, केंचुए में दो रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं। पृष्ठ रुधिर वाहिनी ऊपर की ओर होता है, और तथा अधर रुधिर वाहिनी दोस्तों आहारनाल के नीचे होता है फ्रेंड्स। पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर पीछे से आगे की ओर प्रवाहित होता है। अग्र सिरे के निकट यह दोनों वाहिनियां 4 जोड़े नलिका सदृश हृदयों से जुड़ी रहती है, और रुधिर परिवहन के पश्चात पृष्ठ वाहिनियों से पुनः हृदय में पहुंचती है। देखिए फ्रेंड्स, 4 जोड़े नलिका सदृश हृदयों से जुड़ी रहती है, और रुधिर परिवहन के पश्चात पृष्ठ वाहिनियों से पुनः हृदय में पहुंचती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये चित्र हो गया आपका। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ये चिड़िया हो गया, मतलब कीट हो गया दोस्तों, मक्खी। इसका देखिए ये हैंड विंग दोस्तों, ये है क्या है इसका मतलब ये जो पंखा है दोस्तों हैंड विंग हो गया दोस्तों। ये टैगमिना, आगे वाले को टैगमिना बोलते हैं और पीछे वाले दोस्तों हैंड विंग। और ये जो दोस्तों ये पैर जो इसका होता है, ये उसके बाद ये पैर हो गया दोस्तों, ये देखिए मेथालोडिक लेग हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये हो गया एब्डोमेन हो गया, एनाल करेसी हो गया दोस्तों ये कीट का, मेथालोडिक लेग हो गया दोस्तों ये। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये हो गया मेसोथ्रोसिक लेग हो गया दोस्तों ये बीच वाला। उसके बाद दोस्तों ये हो गया दोस्तों मेटारोक्स, ये दोस्तों ये यहाँ जो है दोस्तों ये हो गया प्रोंटम हो गया फ्रेंड्स ये। उसके बाद कंपाउंड आई हो गया दोस्तों ये कंपाउंड आई हो गया दोस्तों। और ये जो रहता है दोस्तों सिंग टाइप का, ये है दोस्तों फिलीफॉर्म एंटीना हो गया दोस्तों, फिलीफॉर्म एंटीना हो गया फ्रेंड्स। और ये हो गया दोस्तों ये इसका सर हो गया फ्रेंड्स, आगे वाला ये पार्ट्स इसका हेड हो गया सर। तो देखिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। हृदय व पृष्ठ वाहिका, हृदय और पृष्ठ वाहिका में एक दिशीय कपाट होते हैं जो रुधिर को विपरीत दिशा जाने से रोकते हैं। अधर वाहिनी से निकली शाखाएं पतली महीन कोशिकाओं में विभक्त होकर शरीर में फैली रहती हैं दोस्तों। इसकी भित्ति केवल कोशिका स्तर की होती हैं, जिसके कारण पोषक व अन्य पदार्थ विस्तृत होकर उत्तक द्रव के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों मानव में परिसंचरण तंत्र जो होता है दोस्तों, ये इसके 2 भाग है दोस्तों। मानव में परिसंचरण तंत्र के 2 भाग है फ्रेंड्स। एक हो गया दोस्तों रुधिर दोहरा परिसंचरण तंत्र, जिसमें कि रुधिर हृदय रुधिर वाहिनियाँ। सेकंड हो गया दोस्तों लसिका तंत्र। आगे देखिए फ्रेंड्स रुधिर ब्लड। देखिए दोस्तों इसमें प्लाज्मा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षी प्रोटीन थक्का जमने में सहायक फाइब्रिनोजेन व प्रोथ्रोम्बिन भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें 3 कणिकाएँ आरबीसी, डब्ल्यूसी, रुधिर बिंबाणु, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स भी पाए जाते हैं फ्रेंड्स। रक्त एक विशेष प्रकार का उत्तक है जिसमें द्रव आगात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। आगे देखिए फ्रेंड्स प्लाज्मा दोस्तों, प्लाज्मा प्रद्रव एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। प्रद्रव में 90 से 92% जल तथा 66% प्रोटीन पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फाइब्रिनोजेन ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन
प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है दोस्तों। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे कि Na+, Ca++, Mg++, SCO3, Cl- इत्यादि भी पाए जाते हैं फ्रेंड्स शरीर में। नेक्स्ट देखिए, शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं दोस्तों। देखिए, बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को दोस्तों सीरम कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संगठित पदार्थ। लाल रुधिर कणिका, इरिथ्रोसाइट, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इरिथ्रोसाइट रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, रक्त 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये चित्र हो गया इसका। रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स हो गया। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट हो गया ये, और ये प्लेटलेट्स हो गया थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स हो गया थ्रोम्बोसाइट हो गया फ्रेंड्स। RBCS लाल रक्त कणिकाएं। देखिए फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाएं RBCS। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयावतल बाइकोनकेव होती है। इनका लाल रंग एक लौहयुक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। कारण दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीमीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है दोस्तों, 120 दिन होती है फ्रेंड्स। आगे देखिए, तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान में होता है दोस्तों। इनका विनाश जो होता है दोस्तों प्लीहा में होता है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, WBCS श्वेत रक्त कणिका। देखिए फ्रेंड्स, WBCS श्वेत रक्त कणिकाएं दोस्तों, WBCS श्वेत रक्त कणिकाएं फ्रेंड्स। देखिए, ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं के अपेक्षा कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मीटर रक्त होती है। सामान्यतः यह कम समय तक जीवित रहती है। इनकी औसत आयु 6 से 13 दिन है। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक हो गया दोस्तों कणिकाणु ग्रेन्यूसाइट्स फ्रेंड, तथा एक हो गया दोस्तों अकन हो गया दोस्तों, अकन कोशिका एग्रेन्यूसाइट दोस्तों, एग्रेन्यूसाइट्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल व बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार हैं दोस्तों, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकन कोशिका के प्रकार है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से 1% होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोथकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, इओसिनोफिल दोस्तों 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती है तथा एलजी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है दोस्तों, एलजी प्रतिक्रिया में दोस्तों सम्मिलित रहती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लिम्फोसाइट दोस्तों 20 से 25% मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, बी तथा टी। बी और टी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। और थर्ड में देखिए दोस्तों, प्लेटलेट्स देखिए फ्रेंड्स, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकेरियोसाइट अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है फ्रेंड्स।
आगे देखिए दोस्तों, प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने स्कंदन में सहायक है दोस्तों। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमाव में विकृति। फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने स्कंदन में सहायक है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है। इनमें से दो मुख्य समूह एबीओ तथा आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है दोस्तों। एबीओ तथा आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है फ्रेंड्स। एक हो गया दोस्तों एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, एबीओ ब्लड सिस्टम देखिए फ्रेंड्स, एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ये एंटीजन ए और बी है जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं, दोस्तों पैदा होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं, फ्रेंड्स। उसके बाद चार रक्त समूह ए बी ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं, जिसको तालिका में दर्शाया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तालिका रक्त समूह तथा रक्तदाता सुयोग्यता। देखिए फ्रेंड्स, जैसे रक्त समूह आपका हो गया ओ, ये हो गया ए, तो लाल रुधिर कणिकाओं का प्रतिजन भी दोस्तों इसका ए होगा। और एंटीबॉडी जो है दोस्तों, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, ये दोस्तों इसमें एंटीबॉडी बी होगा। प्रतिजन ए, एंटीबॉडी बी। और रक्तदाता समूह ये दोस्तों ए और ओ को दे सकता है दोस्तों। ए ग्रुप वाले व्यक्ति दोस्तों ए और ओ ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट देखिए ब्लड ग्रुप बी में दोस्तों इसमें जो है प्रतिजन बी होगा और एंटीबॉडीज ए होगा। एंटीबॉडीज ए और इसमें रक्तदाता समूह दोस्तों ये बी को और ओ को दे सकता है दोस्तों, बी और ओ को दे सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है फ्रेंड्स, वो उसमें प्रतिजन ए बी दोनों होता है फ्रेंड्स। और प्रतिजन उसमें ए बी होता है और एंटीबॉडी दोस्तों उसमें अनुपस्थित रहता है फ्रेंड्स। और ये ब्लड ग्रुप दोस्तों ए बी ओ सबको दे सकता है फ्रेंड्स, ए बी वाले। फिर देखिए दोस्तों ओ, मतलब सबको, मतलब ये ए बी ओ को दे सकता है, मगर इसमें जो है दोस्तों रक्तदाता समूह, सॉरी दोस्तों देखिए, ए को दोस्तों ए और ओ वाला दे सकता है, बी को बी और ओ वाला दे सकता है दोस्तों, ए बी को ए बी ओ वाला दोस्तों ब्लड ग्रुप दे सकता है दोस्तों, सब दे सकता है इसको। फिर ओ देखिए दोस्तों, वो जो रक्त समूह दोस्तों ओ में फ्रेंड्स ये प्रतिजन अनुपस्थित रहता है और इसमें एंटीबॉडी दोस्तों ए और बी ये दोनों रहता है दोस्तों। और उसके बाद ये रक्त समूह दोस्तों देखिए ये ओ वाले ही ओ वाले को दे सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दाता एवं ग्राही। अदाता के रक्त समूह का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन व आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हो। दाता संयोजिता डोनर कंपेटिबिलिटी तालिका में दर्शाई गई दोस्तों। आरएच समूह, आरएच ग्रुप देखिए फ्रेंड्स, आरएच समूह, आरएच ग्रुप एक अन्य प्रतिजन एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% फ्रेंड्स मनुष्यों में पाया जाता है फ्रेंड्स, 80% मनुष्यों में पाया जाता है। यह आरएच एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है फ्रेंड्स। यह ऐसे व्यक्ति जिसमें तो एंटीजन होता है को आरएच सहित आरएच पॉजिटिव और जिसमें यह नहीं होता उसे आरएच हीन मतलब आरएच निगेटिव कहते हैं। यदि आरएच रहित मतलब आरएच निगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच सहित आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन आरएच निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले ही समूह को मिलने में आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक विशेष प्रकार की आरएच अयोग्यता को एक गर्भवती आरएच निगेटिव माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के आरएच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है दोस्तों। अपराध द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आरएच एंटीजन सगर्भता में माता के आरएच निगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आरएच निगेटिव रक्त से शिशु के आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है फ्रेंड्स। ऐसी दशा में माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है।
ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है या उसे रक्ताल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, ऐसी दशा को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस गर्भ रक्ताणु कोरदाता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद तो प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए फ्रेंड्स। RH मदर, देखिए ये सब हो गया दोस्तों, स्टेज हो गया ये इसका, प्लेसोनिया हो गया, फर्स्ट RH स्टेटस हो गया, RH एंटीजन प्लस हो गया दोस्तों। इसमें एंटी RH एंटीबॉडीज हो गया, सेकेंड RH स्टेटस हो गया दोस्तों, सेकेंड RH स्टेटस हो गया फ्रेंड्स। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गया, बिटवीन प्रेगनेंसीज के बीच में दोस्तों देखिए ऐसे ऐसे बढ़ता है, फिर सेकेंड प्रेगनेंसीज के बीच ऐसा होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, रक्त स्कंदन, रक्त का जमा दोस्तों। इसमें देखिए किसी चोट या घाव की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अपने किसी चोट या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग का झाग सा अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है दोस्तों। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है फ्रेंड्स। फाइब्रिनोजन, देखिए फ्रेंड्स, ये फिगर हो गया इंजर्ड टिश्यूज। ये हो गया इंजर्ड टिश्यूज मतलब घायल टिश्यूज उत्तक, फिर रिलीज करता है ये दोस्तों, ये फिर Ca++ प्रोटीन मिला के दोस्तों B हो जाता है फ्रेंड्स। फिर ब्लड प्लेटलेट्स देखिए दोस्तों ये, और डिस्टिंग्रेट एंड रिलीज करता है ये प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया दोस्तों, प्रोटीन्स, ये दोनों मिलता है दोस्तों। यहाँ पे मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे, फिर यहाँ पे बनता है C, फिर कैटलिस्ट मिलके दोस्तों फाइब्रिन लास्ट में बनता है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट, थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला सोपानी प्रक्रम से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है फ्रेंड्स। देखिए, एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे स्कंदन की प्रक्रिया दोस्तों शुरू होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्षतिग्रस्त उत्तकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लसिका उत्तक द्रव, लैंप लिक्विड्स। रक्त जब उत्तक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या उत्तक द्रव कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव तरल से लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, आंत अंकुड़ में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं फ्रेंड्स। हृदय एक पेशीय अंग है दोस्तों। हृदय क्या दोस्तों? एक पेशीय अंग है फ्रेंड्स। हृदय लंबा व शंक्वाकार होता है जो वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों या फुफ्फुस के मध्य परंतु थोड़ा बाईं ओर उपस्थित होता है। रुधिर ऑक्सीजन व CO2 दोनों का वहन करता है दोस्तों। ऑक्सीजन युक्त रुधिर को CO2 युक्त रुधिर से अलग रखने के लिए हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाता है तथा फुफ्फुस से ऑक्सीजन मुक्त युक्त रुधिर हृदय में आता है। यहाँ से यह शरीर के अन्य हिस्सों में पंप किया जाता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये फिगर हो गया इसका, ये हो गया हृदय का दोस्तों। ये ऊपर वाला भाग जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? थायराइड कार्टिलेज है दोस्तों।
और ये नीचे वाला दोस्तों क्या क्या करैक्वाइड कार्टिलेज है दोस्तों, ये हो गया ट्रेकिया हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया ट्रेकिया, ये हो गया अपर लोब हो गया, राइट प्राइमरी ब्रोंकियल्स हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, और मिडिल लोब हो गया दोस्तों ये, और ये लोअर लोब हो गया दोस्तों, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल्स हो गया दोस्तों, ये जो है ये दोस्तों। और उसके बाद अपर लोब ब्रोंक्यूस हो गया दोस्तों, लोअर लोब ब्रोंक्यूस हो गया दोस्तों, अपर लोब हो गया, लोअर लोब हो गया, लेफ्ट लोब हो गया, नॉच फॉर द हार्ट हो गया दोस्तों, नॉच फॉर द हार्ट, यही दोस्तों यहाँ पे बीच में हार्ट रहता है दोस्तों। देख फ्रेंड्स, ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय के बाएं आलिंद में आता है, तब यह शिथिल रहता है। जब बायां निलय फैलता है तो यह संकुचित होता है, तथा जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां आलिंद के संकुचन होने पर दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित करता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकृत हेतु फुफ्फुस में पंप कर देता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। दोनों आलिंदों के मध्य अंतर आलिंदीय पट होता है। दोनों नीलियों के मध्य अंतर नीलयी पट होता है। नीलियों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेंसिनाल, जिसे नोडल उत्तक कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इस उत्तक का एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिनी ऊपरी कोने पर स्थित रहता है, जिसे सिरा आलिंद पर्व साइनो आर्टेरियल नोड कहते हैं दोस्तों। इस उत्तक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे के कोने पर आलिंद नीलयी पट के पास पे स्थित होता है, जिसे आलिंद नीलय एवं ऑर्ट्रियोवेंट्रिकुलर मांड कहते हैं दोस्तों। नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल, जिसे आलिंद नीलय बंडल भी कहते हैं दोस्तों। सिरा आलिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है, तथा हृदय का लयात्मक संकुचन रिदम्स कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। इसलिए फ्रेंड्स इसे गति प्रेरक पेस मेकर कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इससे हमारी समान हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट होती है फ्रेंड्स 1 मिनट में। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ, एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कार्डियक साइकिल कहते हैं, तथा इस क्रिया में दोनों आलिंदों तथा दोनों नीलियों का प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। जैसे कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हद चक्र होता है दोस्तों, हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में नीलय 70 मिलीमीटर रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं दोस्तों। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुना करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक नीले द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिली या 5 लीटर होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं। इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। प्रथम ध्वनि लब, ठीक है दोस्तों, प्रथम ध्वनि इसका जो है दोस्तों लब त्रिवली तथा द्विवलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि डब अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सकीय निदान में बहुत महत्व है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी हृदय के हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से दोनों कलाइयाँ तथा बाईं ओर की एड़ी जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया इसका फिगर हो गया, फिगर देख लीजिएगा आप लोग दोस्त, ये एसएन नोट्स बोला है दोस्तों। ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को पी से टी तथा दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं के प्रति प्रदर्शित करता है। पी तरंग को आलिंद के उद्दीपन विध्रुवन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। क्यूआरएस सम्मिश्र निलय के अघूर्णन को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन क्यू तरंग से तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन सिंटोल की शुरुआत का घोतक है। टी तरंग टी निलय का उत्तेजना से समान अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। टी तरंग का अंत
प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का घोतक है फ्रेंड्स। ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकने के लिए हृदय दायां व बायां दो भागों में बटा होता है। रुधिर हृदय से दो भाग प्रवाहित होते हैं, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाती है, अतः अम्लीयता हृदय की गति को अधिक तथा क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। मानव हृदय का वजन लगभग दोस्तों 300 ग्राम होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हृदय एक आवरण में बंद होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें एक द्रव होता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह द्रव हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं दोस्तों। रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड कैपिलरीज, धमनी दोस्तों देखिए फर्स्ट दोस्तों धमनी एट्री, वे रुधिर वाहिका जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है वो धमनी होती है दोस्तों। इनकी भित्ति मोटी व लचीली होती है। इनमें ऑक्सीजनित रुधिर होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिराए वेंस विभिन्न अंगों से रुधिर हृदय तक ले जाती है। विभिन्न अंगों से रुधिर हृदय तक ले जाती है। इनमें वाल्व होते हैं दोस्तों। सिराओं की दीवारें पतली एवं पिचकने वाली होती है दोस्तों। सिराओं की दीवारें पतली एवं पिचकने वाली होती है दोस्तों। सिराओं की गुहा चौड़ी होती है क्योंकि इसमें रुधिर का दाब कम होता है। इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रुधिर वाहिका की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह धमनियों में सिराओं की अपेक्षा अधिक होती है दोस्तों। समान प्रकुंचन दाब 120 mm पारा तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। इसे 120/80 से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लसिका तंत्र, लिम्फ सिस्टम। रुधिर जब कोशिकाओं में प्रभावित होता है तो उसके छनकर जो द्रव बनता है लसिका कहलाता है। इसका संगठन लगभग प्लाज्मा के समान होता है, लेकिन पदार्थों की सांद्रता में अंतर होता है। यह एक सम्मोहन तरल है जो ऊतकों के बीच में एकत्र हो जाता है तथा इनसे लसिका कोशिकाओं में आ जाता है। लसिका द्रव अंतर कोशिकाओं स्थलों में परिसंचरण करता है फ्रेंड्स। लसिका हल्के पीले रंग का तरल है जिसमें लसिकाणु या लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में ऊतकों से हृदय की ओर होता है दोस्तों। ऊतकों से हृदय की ओर होता है। शरीर में लसिका कोशिकाएं व 2 बड़ी लसिकाएं पाई जाती है। देखिए दोस्तों, परिसंचरण की विकृतियां देखिए दोस्तों, परिसंचरण की विकृतियां। उच्च रक्तदाब अति तनाव मतलब अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप का समान 120/80 से अधिक होता है। इस मापदंड में 120 मिलीमीटर में मरकरी दबाव को प्रकुंचन या पंपिंग दाब और 80 mmHg को अनुशिथिलन या विराम काल सहज रक्तदाब कहते हैं फ्रेंड्स। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, हृदय धमनी CAD। हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथेरोकाइटिस एथेरोसल्केरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों को जमा होने से होता है। इसमें धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है। हृदयशूल एंजाइना दोस्तों, इसको एंजाइना पेक्टोरिस हृदयशूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द वक्ष पीड़ा होता है जो एंजाइना हृदयशूल की पहचान है दोस्तों। हृदयशूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में यह सामान्यतः होता है। यह अवस्था रक्तदाब के प्रभावित होने से होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हृदयपात हार्ट फेल्योर। इसका देखिए दोस्तों, हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी संकुचित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुचन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है फ्रेंड्स। हृदयपात ठीक हृदयाघात की भांति नहीं होता, जहां हृदयाघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से
एकाएक क्षति पहुंचती है फ्रेंड्स। यही हृदयघात हार्ट फेल्योर है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा श्वसन चैप्टर दोस्तों आज यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेशन दोस्तों कल करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिए हमेशा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अभी तक में पाचन, श्वसन, रेस्पायरेशन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग का होने वाला दोस्तों पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन, कंडक्शन इन प्लांट्स, ये हो जाएगा दोस्तों, तब जंतु में उत्सर्जन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, सेशन को यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड्स। सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन का जो बटन है दोस्तों उसको एक बार क्लिक जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।